नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम गुप्ता डायनेस्टी को देखने वाले हैं। उसके बाद हम साउथ इंडिया चलेंगे जहां पे हम चालुक्यास की बात करेंगे और पल्लवास की बात करेंगे। फिर दोबारा से हम नॉर्थ इंडिया आएंगे और नॉर्थ इंडिया में हम हर्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज यूजुअल यहाँ पर स्टोरी के साथ शुरुआत की गई है। देखिए, जो अरविंद नाम का बच्चा है, इसको स्कूल में होने वाले प्ले में राजा का जो है किरदार दिया गया है। अब ये राजा के किरदार के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश है। ये सोच रहा है कि इसका जो रॉब है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसके पास मूछें होंगी जिससे ये ताव देगा, इसके हाथ में एक तलवार होगी। यही सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन इसके टीचर इसको बताते हैं कि आपको इस प्ले के अंदर, इस जो आप प्ले कर रहे हैं, स्कूल जो प्ले हो रहा है, इस प्ले के अंदर आप राजा तो हैं, लेकिन आपको जो है एक जगह पर बैठना होगा और आपको वीणा बजानी होगी। मतलब आपको इस तरीके से बैठना है कि आप वीणा बजा रहे हैं। आपका जो रोल है प्ले में वो राजा का है, लेकिन आप एक जगह पर बैठकर वीणा बजा रहे होंगे। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर जो एक राजा है वो क्यों वीणा बजा रहा है और वो कविता क्यों सुना रहा है। यहाँ पर इसको बच्चे को ये भी बोला गया है कि आपको एक कविता भी सुनानी है। अब ये बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर इसे राजा बनाया गया है, लेकिन इसे राजा के तौर पर दिखाया नहीं गया है। राजा के तौर पर इसको दिखाया नहीं गया है, मतलब इसको एक वॉरियर की तरह नहीं दिखाया गया है, इसको एक पोएट की तरह यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशस्ति एंड वर्स दे टेल अस। अब आप जानते हैं कि प्रशस्ति क्या होती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था प्रशस्ति के बारे में, तो चलिए जानते हैं। अरविंदा वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। देखिए, अरविंद को किसका रोल दिया गया है? समुद्र गुप्ता का रोल दिया गया है। समुद्र गुप्ता कौन था? फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत फेमस रूलर था समुद्र गुप्ता। ठीक है, इसके बारे में हमें पता कैसे लगता है? नाउ वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। एक बहुत लॉन्ग इंस्क्रिप्शन था जिसकी वजह से हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता लगता है। इंस्क्रिप्ट ऑन द अशोकन पिलर इन एट इलाहाबाद। देखिए, अशोकन पिलर जो इलाहाबाद में है उसके ऊपर इसकी जो प्रशस्ति है, बेसिकली इसके बारे में उकेरा गया है। ठीक है, अब इसका जो ये जो उकेरा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है और कहां से लिया गया है? ठीक है, इट इज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरि सेन। देखिए, हरि सेना ने कविता लिखी, एक कविता लिखी, उसकी उस जो कविता लिखी है वही अशोकन प्लेयर पर लिखी गई है। ठीक है, नाउ हु वाज अ पोएट। अब ये हरिसेना कौन है? हरिसेना क्या था कि समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट था। ठीक है, एक पोएट था और इसके अलावा एक मिनिस्टर भी था एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। इस स्पेशल इंस्क्रिप्शन को प्रशस्ति बोला गया है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रशस्ति जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब एक तरीके से तारीफ करना। प्रशस्ति मतलब किसी की तारीफ करना। ठीक है, वाइल प्रशस्ति और कंपोस्ट फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 8। हमने चैप्टर 8 में जाना था कि बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी प्रशस्ति को लिखवाया। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर क्या बताया गया है? सच एज गौतमी पुत्रा शतक सतकर्णी। देखिए, ये सतावना रूलर था जिसने भी गौतमी पुत्र सतकर्णी कहाँ का रूलर था? बेसिकली सतावना डायनेस्टी को रूलर था। ठीक है, नाउ ये डेक्कन में रूल करते हुए मैंने आपको बताया था। इसने भी क्या लिखवाई? इसके बारे में हमें कहां से पता लगता है? एक प्रशस्ति से हमें इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, दे बिकम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ता। देखिए, जो प्रशस्ति थी ना, ये प्रशस्ति का जो ट्रेंड है ये गुप्ता अंपायर के दौर से और ज्यादा जो है फेमस होता चला गया। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्ता के बारे में क्या कहती है। ठीक है, नाउ द पोएट प्रेज्ड द किंग इन द ग्लोइंग टर्म्स। देखिए, प्रशस्ति में जो राजा के बारे में जो बताया गया बहुत ज्यादा ग्लोइंग टर्म्स में बताया गया, मतलब राजा की जो है बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। ठीक है, बहुत अच्छे शब्द राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, राजा को क्या बताया है? एक वॉरियर राजा को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जिसने बहुत सारी बैटल्स जीती हैं। एक राजा है, बहुत महान राजा है जिसने बहुत सारी जंगें जीती हैं, बहुत सारे युद्ध जीते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा लर्नड है। ठीक है, और वो बेस्ट पोएट है अपने पूरे राज्य के अंदर, वो सबसे ज्यादा बेस्ट पोएट है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है? उसकी तारीफ, उसकी तुलना भगवान के साथ की गई है। ठीक है, उसकी जो बराबरी है वो भगवान के साथ यहाँ पर की गई है। ठीक है, द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस। प्रशस्ति के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस है, मतलब राजा की तारीफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर की गई है। ठीक है, हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सेंटेंस। अब राजा की एक प्रशस्ति का आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया, बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्ता द वॉरियर whose body was most charming। राजा की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, और राजा की जो बॉडी है ना उस पर युद्ध करते वक्त तीर से, भाले से, ठीक है, बहुत सारी जो युद्ध करने वाले हथियार से, उनसे बहुत सारे जो है चोटें आई हुई है, और उन चोटों वो जो घाव है, उन घावों से जो राजा है
वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रशस्ति में बताया गया है। ठीक है, नाउ अब आप मैप 7 को देखिए, पेज नंबर 87 पर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। ठीक है, यू विल बी नोटिस एन एरिया शेडेड इन द ग्रीन, यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट। आपको ईस्ट कोस्ट पर आपको रेड डॉट्स भी देखने को मिलेंगे, एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन द पर्पस एंड एज वेल एज इन ब्लू। ठीक है, नाउ अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं, मैप को आपको दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन मैप जानने से पहले मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको मैप दिखाता हूं। ठीक है, दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द प्रशस्ति। देखिए जो मैप आपको दिखाया गया है, मैप आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ये जो मैप है ना, ये एक प्रशस्ति के बेस पर बनाया गया। ठीक है, जो प्रशस्ति में जो राजा के बारे में लिखा गया है, राजा के अंपायर के बारे में लिखा है, उसी बेस पर इस मैप को जो है ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जो हरिसेना है वो डिस्क्राइब करता है कि जो देखिए हरिसेना क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स, वो 4 तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स के बारे में बता रहा है, एंड टेल्स अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टुवर्ड्स देम। समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी थी उनके उनकी तरफ वो कैसी थी, अब वो बता रहा है। ठीक है ना, पहले पहले पॉइंट में वो क्या बता रहा है, जो रूलर ऑफ आर्यव्रता। अब देखिए मैं आर्यव्रता आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये है मैप। ठीक है, यहाँ पर आर्यव्रता जो है वो ग्रीन कलर में दिखाया गया। बेसिकली ये जो गंगा यमुना का जो रीजन है, ठीक है, ये जो गंगा यमुना वाला रीजन है, बेसिकली ये वाला रीजन यूपी और मॉडर्न डे यूपी और बिहार का रीजन है, इसे क्या बताया गया है, यहाँ पर आर्यव्रता बताया गया। अब आर्यव्रता के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है, द एरिया इज शेडेड इन द ग्रीन इन द मैप। ठीक है, हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर uprooted and their kingdoms were made the part of समुद्रगुप्ता। यहाँ पर 9 अंपायर्स हैं, जिनको 9 अंपायर में 9 राजा थे, जिनको समुद्रगुप्ता ने हराया और उसके बाद अपने आप यहाँ पर राजा बन गया। ठीक है, मतलब 9 राजाओं को हराने के बाद यहाँ पर किंग बन जाता है। अब उसके बाद तो दिखाया गया दक्षिण पथा। देखिए अब दक्षिण पथा दिखाया गया आपको। ठीक है, दक्षिण पथा में आपको क्या दिखाया गया है, देखिए दक्षिण पथा है 12 रूलर्स। दक्षिण पथा के अंदर क्या थे, 12 रूलर्स थे। ठीक है, सम ऑफ दोज कैपिटल्स वर मार्क्ड इन रेड डॉट्स ऑन द मैप। देखिए यह है दक्षिण पथा, और ये दक्षिण पथा में कितने रूलर्स है, 12 रूलर्स थे, और इन 12 रूलर्स की जो कैपिटल है वो रेड कलर में आपको दिखाई जाने की यहाँ पर कोशिश की गई। अब दक्षिण पथा के बारे में क्या कह रहा है, सम ऑफ कैपिटल्स ऑफ मार्क्ड इन रेड डॉट्स इन द मैप, दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। देखिए समुद्रगुप्ता ने सबसे पहले क्या किया, दक्षिण पथा के जो 12 रूलर्स हैं इनको हराया, और उसके बाद इनको अपना फ्यूडेटरी बना दिया। मतलब राजा ने इनको हराया, समुद्रगुप्त ने इनको हराया, और उसके बाद इनसे कहा कि आप मेरे बिहाफ पर यहाँ पर रूल कीजिए, मतलब मैं सुप्रीम रूलर हूँ, मैं महाराजा हूँ, और आप इन छोटे छोटे किंगडम्स के आप क्या हैं, राजा हैं। ठीक है, नाउ द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। अब देखिए इनर सर्कल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर इनर सर्कल दिखाया गया, ये है इनर सर्कल। बेसिकली ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर देखिए पहले आप राजपूत एरिया, ठीक है, ये राजपूत एरिया, उसके अलावा नेपाल का इलाका, बंगाल का इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, इसको क्या बताया गया, यहाँ पे इनर सर्कल बताया गया। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है, असम को इंक्लूड किया है, कोस्टल बंगाल को इंक्लूड किया है, नेपाल को किया है, एंड नंबर ऑफ गना एंड संगास। मैंने गना संगास को आपके बारे में बताया था। तो इनर सर्कल के अंदर ये सारे स्टेट्स थे। ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट, और इसके अलावा इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन द पर्पल ऑन द मैप। देखिए नॉर्थ ईस्ट को किसमें दिखाया गया, पर्पल में दिखाया गया। ठीक है, दे बॉट ट्रिब्यूट फॉलोज हिज ऑर्डर्स एंड अडेडेड द किंग। ये जो सारे इनर सर्कल के अंदर जो किंगडम्स है, बेसिकली जो एरियाज हैं, यहाँ के जो रूलर्स थे वो समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट भेजा करते थे। ठीक है, ट्रिब्यूट और टैक्स के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक है, नाउ फॉलोड हिज ऑर्डर, ये समुद्रगुप्ता के जो ऑर्डर्स थे इनको फॉलोज किया करते थे। इसके अलावा समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट लगता था, यानी इसको जो दरबार लगता था, इस दरबार में उनका कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होता था, प्रतिनिधित्व उनका करता था, जो वहां पर उसके कोर्ट में जाकर बैठा था। ठीक है, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरियाज। अब आउटलाइन एरियाज को देखते हैं। ठीक है, ये है आउटलाइन एरियाज। बेसिकली ये जो पूरा एरिया है इसको यहाँ पर क्या बताया गया है, आउटलाइन एरियाज बताया गया है। ठीक है, मार्क इट इन ब्लू ऑन द मैप। देखिए ब्लू कलर में आउटलाइन एरिया को यहाँ पर दिखाया गया, ये वाला आउटलाइन एरिया यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा श्रीलंका को भी आउटलाइन एरिया में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, perhaps the descendants of Kushanas and the Shakas। बेसिकली ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो ब्लू कलर दिखाया गया है, यहाँ पर सकास और कुशानास के डिसेंडेंट थे, मतलब आखिरी जो राजा थे कुशाना और सकास थे, वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के रूलर्स भी थे, हु सबमिटेड टू, मतलब इन्होंने सबमिट किया राजा को, और इनकी जो बेटियां थी उनको समुद्रगुप्त से ब्याया गया। मतलब समुद्रगुप्त ने जो है, जो आउटलाइन एरियाज में रहने वाले जो रूलर्स थे, इनकी बेटियों से क्या की, शादियां की। ठीक है, नाउ ये है मैप, एक बार ढंग से देख लीजिए इसे, गौर कीजिए इसे। नाउ अब हम आ जाते हैं अगले उस पे। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है जेनोलॉजी। जेनोलॉजी का मतलब है बेसिकली
गेनोलॉजिस्ट का यहाँ पर मतलब है वंशावली, ठीक है। नाउ मोस्ट प्रशस्ति मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स, बहुत सारी जो प्रशस्ति होती थी ना वो राजा के एंसेस्टर्स के बारे में बताती थी। सपोज ये समुद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता का बाप कौन है, समुद्रगुप्ता का दादा कौन है, उसका परदादा कौन है, उसका परदादा कौन है। बेसिकली प्रशस्ति में उनके जो पूरे वंशज है, उनके जो पुराने वंशज है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया होता है, ठीक है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है, इसका ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया, फादर के बारे में बताया गया और मदर के बारे में बताया गया। अब देखिए समुद्रगुप्ता की जो मदर थी उसका नाम है कुमारा देवी और ये बिलोंग करते थे लिच्छावी गना से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिच्छावी गना का जो कॉन्टेक्स्ट है ये इससे पहले कहां पर आया और लिच्छावी गना से कौन से फेमस जो पर्सन है वो आए हैं, ठीक है। वाइल इसके जो फादर थे चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो समुद्रगुप्ता के जो फादर थे वो चंद्रगुप्ता ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया, ठीक है। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धिराज, इनके जो फादर थे इन्होंने महाराजा धिराज का जो टाइटल है ये भी अक्वायर किया, ठीक है। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता आल्सो, समुद्रगुप्ता ने भी इस टाइटल को बाद में यूज किया। देखिए गुप्ता पीरियड के अंदर आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, समुद्र ये जो गुप्ता पीरियड है इस दौरान जो राजा है बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लेने की कोशिश करेंगे और गुप्ता डायनेस्टी के बाद वाले पीरियड में और भी ज्यादा पॉम्पस जो टाइटल्स हैं वो रूलर्स लेने की कोशिश करेंगे, मतलब वो और भी बड़े बड़े टाइटल्स अपने आप को देने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो इमेज है वो और ज्यादा उभर कर आए प्रजा के अंदर और नेबरिंग एरियाज के अंदर, नेबरिंग किंगडम्स के अंदर उनकी जो इमेज है वो और ज्यादा उभर कर आए, ठीक है। नाउ his great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजास। इसके ग्रैंडफादर को ग्रेट ग्रैंडफादर को और ग्रैंडफादर को क्या कहा गया है, महाराजास कहा गया है सिंपली, ठीक है। इट सीम्स एज हिज फैमिली इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज द इंपॉर्टेंस, ऐसा बताया गया है कि जो इनका फैमिली है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ी, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये लोग पहले राजा रहे होंगे फिर महाराजा बने होंगे और उसके ऊपर ऊपर उन्होंने ग्रेजुअली जो है इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती रही होगी, ठीक है। नाउ समुद्रगुप्ता इन टर्म्स फिगर्स इन द genealogies like list of his ancestors of the later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II। देखिए चंद्रगुप्ता टू है इसकी जो प्रशस्ति है इसकी प्रशस्ति से भी इसके फादर के बारे में पता लगता है। इसका फादर कौन है, चंद्रगुप्ता का फादर समुद्रगुप्ता, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स, हमें इसके बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी पता लगता है, ठीक है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, इसने जो एक्सपेडिशन जो लॉन्च किया वेस्टर्न इंडिया में भी लॉन्च किया, वेरी ओवरकम द लास्ट ऑफ दिस शकार्स, ठीक है। इन्होंने जो लास्ट शकार रूलर था उसको भी समुद्रगुप्त ने हराया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल विद द लर्न पीपल, ठीक है। इसका जो कोर्ट था वो फुल ऑफ लर्न पीपल था, मतलब इसके कोर्ट के अंदर बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग थे वो मौजूद थे, ठीक है। नाउ हर्षवर्धन एंड हर्षचरित, अब हम हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाइल वी हैव लर्नड अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन, देखिए गुप्ता रूलर्स के बारे में हमने इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता किया, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम देयर बायोग्राफीज, लेकिन कुछ किंग्स के बारे में हमें किस चीज से पता लगता है, उनकी जो बायोग्राफीज हैं उनके बारे में उनके बायोग्राफीज के थ्रू हमें उनके बारे में पता लगता है, ठीक है। जो हर्षवर्धन है ना ये रूल करता है आज से 1400 साल पहले, बेसिकली 6C के दौरान इसका रूल रहा होगा, ठीक है। नाउ वन ऑफ was such of the ruler, his court poet was बाणभट्ट, बेसिकली जो ये हर्षवर्धन है इसका जो कोर्ट पोएट है, ठीक है ना। इसका जो कोर्ट पोएट है इसका नाम क्या बताया गया है यहाँ पर, बाणभट्टा बताया गया है और इसकी बायोग्राफी इसने लिखी, ठीक है। बाणभट्टा ने किसकी बायोग्राफी लिखी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी और इस बायोग्राफी को क्या नाम दिया, हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसमें लिखी गई, संस्कृत की लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है। दिस गिव्स अस द जेनेलॉजी ऑफ द हर्ष, हर्ष के पूर्वजों के बारे में भी इस बुक में बताया गया है, ठीक है। एंड एंड्स विद द हिज बिकमिंग किंग, जैसे वह राजा बनता है उसके बारे में यहाँ पर एंड, जब राजा वो बन जाता है वहां पर उसके बारे में एंड हो जाता है, ठीक है। Xuanzang about whom you read in chapter 8 also spent the time in the हर्षा कोर्ट, जो Xuanzang को चाइना से आया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसने भी हर्षा के कोर्ट में कुछ समय बिताया और हर्षा के अकाउंट के बारे में लिखा था, हर्षा के दरबार में क्या होता था, हर्षा की लाइफ कैसी थी इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। नाउ हर्षा वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्षा जो था वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, मतलब सबसे बड़ा बेटा जो है अपने फादर का नहीं था, बट उसके बाद भी ये क्या हो गया, किंग बन गया, बट बिकम द किंग ऑफ थानेसर, ये क्या बन जाता है, किंग बन जाता है थानेसर का। आफ्टर both his father and elder brother died, इसके फादर और एल्डर ब्रदर मर जाते हैं। his brother in law was the ruler of कन्नौज, इसका जो ब्रदर था वो, इसका ब्रदर इन लॉ जो था मतलब
वो रूलर था कन्नौज, ठीक है, एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। इसके ब्रदर इन लॉ जो रूलर था कन्नौज का, इसको किसने मार दिया था? ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है ना। इसके बाद हर्षा क्या करता है? हर्षा क्या करता है? अपने किंगडम को एक्सपेंड करता है कन्नौज तक, और उसके बाद ये अपनी आर्मीज को लेके जाता है बंगाल की तरफ तक। मतलब बंगाल को भी ये क्या कर लेता है, बाद के दौर में कैप्चर कर लेता है। मतलब अब पूरा जो नॉर्थ का इलाका है बेसिकली, ये इंडिया का अगर आप एरिया मान लें, और ये आप पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला इलाका मान लें, और उसके बाद वाले जो ये रीजन है बेसिकली, जो गंगा यमुना का द्वाब है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और ये बंगाल तक का रीजन, बेसिकली ये सारा रीजन जो है हर्षा के अंदर है, ठीक है ना। अब देखिए ये बंगाल तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये ट्राई करता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा ईस्ट में। बेसिकली जब इसने ईस्ट में बंगाल की तरफ एक्सपेडिशन किया तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन ठीक है नाउ, एंड कॉन्कर्ड मगध एंड प्रोबेबली द बंगाल। ये कॉन्कर करता है मगध को भी और प्रोबेबली बंगाल को। मतलब इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये बंगाल को कॉन्कर करता है नहीं करता है, ठीक है। ऑल्सो ही वाज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। देखिए ये ईस्ट में तो सक्सेसफुल रहता है, लेकिन इसके अलावा ये ईस्ट में जो है सक्सेसफुल नहीं रहता। ईस्ट में तो सक्सेसफुल रहता है, सॉरी, ईस्ट में तो सक्सेसफुल रहता है, लेकिन ईस्ट के अलावा जो दूसरे डायरेक्शंस हैं वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं रहता। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ही ट्राइड टू क्रॉस द रिवर नर्मदा। बेसिकली ये जो रिवर नर्मदा है, यहाँ से जो रिवर नर्मदा है, इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है हर्षा, लेकिन हर्षा को रोकता है चालुक्यन रूलर पुलकेशिन सेकंड। इसको पुलकेशिन द्वितीय भी हिंदी में कहा जाता है। ये पुलकेशिन द्वितीय है, ये बहुत फेमस रूलर, बहुत फेमस चालुक्यन रूलर है, चालुक्यन डायनेस्टी का रूलर है। ये हर्षा को रोकता है, ठीक है, हर्षा को रोकता है और हर्षा को नर्मदा रिवर क्रॉस करने से रोकता है, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द पल्लवास चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए हर्षा के टाइम के पीरियड, हर्षा का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान पल्लवास और चालुक्यास जो है ये डोमिनेट कर रहे थे साउथ इंडियन रीजन को, ठीक है। द किंगडम ऑफ द पल्लवास, देखिए जो पल्लवास का किंगडम है कहां से कहां तक था? देखिए इनका जो रीजन था, बेसिकली इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम, ठीक है। इनका जो एरिया था वो कावेरी डेल्टा तक था, ठीक है। बेसिकली कहां से कहां तक था? देखिए पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। कांचीपुरम से लेकर कावेरी के डेल्टा तक इनका इलाका था, ठीक है। व्हाइल दैट, देखिए मैं आपको एक बार मैप में भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इंडिया का मैप है, सपोज कीजिए इंडिया का मैप, ठीक है। नाउ कांचीपुरम अगर आप यहाँ पर है, यहाँ पर ले लीजिए, तो ये जो कावेरी का डेल्टा है, यहाँ पर कावेरी का कुछ डेल्टा बनता है, ठीक है, कावेरी का डेल्टा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली इस इलाके में इनका रूल है। किनका रूल है? पल्लवास का रूल है, ठीक है। वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वाज सेंटर अराउंड द रायचूर द्वाब। बेसिकली जो रायचूर द्वाब का इलाका है, ठीक है, रायचूर द्वाब का इलाका किसको बोलते हैं? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का जो इलाका है, बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच के जो इलाका है, रायचूर द्वाब का जो इलाका है, इस रीजन में बेसिकली डोमिनेट करते थे चालुक्यास, ठीक है। नाउ एलहोल, Ehol is the capital of Chalukyas. Chalukyas की कैपिटल क्या थी? एहोल चालुक्यास की कैपिटल थी। Was an important trading center. ये इसके अलावा एक important trading center था, ठीक है। It developed as a religious center with a number of temples. यहाँ पर बहुत सारे religious center थे और बहुत सारे number of temples यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। The Pallavas and the Chalukyas frequently raided one and other land. ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे की लैंड को कॉन्कर करने की कोशिश करते रहते और एक दूसरे की कैपिटल पर बार बार अटैक करते रहते थे। उनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल सिटीज, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थी। इनके जो कैपिटल टाउन से बनता वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस टाउन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए द वेस्ट ऑन चालुक्यन रूलर वॉफ पुलकेशिन सेकंड। जो सबसे फेमस, द बेस्ट रूलर था चालुक्यन डायनेस्टी का, वो था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। ये वही रूलर है जिसने किसको हराया? हर्षा को हराया है, जब हर्षा ट्राई कर रहा था नर्मदा रिवर क्रॉस करने की, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति। इसके बारे में प्रशस्ति से पता लगता है। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट। देखिए पुलकेशिन सेकंड का जो कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति, इसकी जो प्रशस्ति है, मतलब जो इस रवि कीर्ति इसकी तारीफ करते हुए बता रहा है, उससे हमें पता लगता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ठीक है। ये इसके एंसेस्टर के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये उसकी पुरानी 4 जनरेशन के बारे में बता रहा है, फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट फ्रीड किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को जो अंपायर मिला वो अपने अंकल से मिला, ठीक है। नाउ अभी अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है, ठीक है। ही लेड एक्सपेडिशन along both the west and east coast। बेसिकली ये सपोज कीजिए ये है, तो इसने ईस्ट के कोस्ट पर भी ट्राई किया और वेस्ट के कोस्ट पर भी अटैक किया, ठीक है। बिसाइड चेक द एडवांस ऑफ द हर्षा। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये हर्षा को रोकने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी होता है, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। अभी यहाँ पर बहुत अच्छे पोएम के अंदर बहुत ज्यादा तारीफ की गई है रवि कीर्ति के द्वारा पुलकेशिन सेकंड की। उसकी पोएम में क्या कहता है? हर्षा मींस हैप्पीनेस। हर्षा का मतलब हम सभी को पता है, हर्षा मींस
खुशी, हर्षा का मतलब है खुशी, ठीक है। और पोएट क्या कह रहा है, देखिए हर्षा मींस हैप्पीनेस, द पोएट सेज आफ्टर द डिफीट, हारने के बाद, ठीक है। जब हर्षा जो है पुलकेशिन सेकंड से हार जाता है तो हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब हर्षा जो है अब और लॉन्गर, मतलब अब आगे से हर्षा नहीं है, हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, ठीक है। पुलकेशिन आल्सो ट्रैक द पल्लवा किंग, ठीक है। पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लवा किंग, पुलकेशिन ने जो है पल्लवा किंग को भी अटैक किया, और जब पुलकेशिन ने पल्लवा किंग को अटैक किया तो इसने जो है कांचीपुरम की जो वॉल थी इसके बिहाइंड जो है शेल्टर ले लिया, ठीक है, मतलब वो उसके पीछे जाकर छुप गया, ठीक है। बट द चालुक्यन विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्यन डायनेस्टी है ये काफी ज्यादा देर तक नहीं चली। अल्टीमेटली बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटास एंड द चोला डायनेस्टी, इनको रिप्लेस करेंगे बाद में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी, ठीक है। चालुक्यंस को बेसिकली राष्ट्रकूटास रिप्लेस करेंगे और इन पल्लवास को चोला डायनेस्टी बाद में रिप्लेस करेगी, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो किंगडम्स थे इनको एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से किया जाता था, ठीक है। एज इन द केस ऑफ द अर्लियन किंग लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स, ठीक है, एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो पहले किंग थे इनके लिए लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता था और विलेज लेवल पर एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, ठीक है। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट, इस दौरान नए डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नए डेवलपमेंट होते हैं, मतलब गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्ता पीरियड और लेट गुप्ता पीरियड के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ द मैन हु वर पावर, देखिए किंग्स क्या करता है, अपनी जो फ्यूडरेटरी थी या जो लोग पावरफुल थे सोसाइटी के अंदर, इनको जीतने के लिए, इनको अपनी तरफ करने के लिए कुछ नए स्टेप्स को लेने की कोशिश करता है, ठीक है। आइदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो या तो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है या सोशली सपोर्ट करता है ताकि उनका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको अपनी सेना में क्या कर सके, शामिल कर सके, ठीक है। नाउ अब क्या चेंजेस वो लेकर आता है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, देखिए राजा के दरबार के अंदर बहुत सारे जो लोग, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते थे और इसके अलावा जो और सारे ऑफिशियल्स होते थे, इनकी जो पोस्ट है ना इस दौरान हेरिडिटरी कर दी गई, ठीक है। दिस मींस दैट, देखिए हेरिडिटरी का मतलब आपको पता है कि बाप के बाद बेटा आएगा, बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, ठीक है। इस तरीके से हेरिडिटरी सिचुएशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ हर्षसेना का, हर्षसेना वॉज महादंड नायका, आप सभी को पता है हर्षसेना क्या था, महादंड नायका था। महादंड नायका का मतलब है चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, लाइक हिज फादर, मतलब इसका फादर भी जो था महादंड नायका था, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन हैड मेनी ऑफिस, कई बार क्या होता है एक पर्सन के पास बहुत सारे ऑफिस होते हैं। सपोज करो एक व्यक्ति जो है वो फॉरेन अफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वही पर्सन जो है वो मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक ही व्यक्ति को दो पोस्ट भी कई बार दी जाती थी, ठीक है। नाउ फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग द महादंड नायका हरिसेना वाज कुमार अमत्या, ठीक है, कुमार वाज एन, देखिए हर्षसेना को महादंड नायका तो बताया बनाया ही गया था, ठीक है। बिसाइड बीइंग महादंड नायका हरिसेना वाज कुमार अमत्या मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी था। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को यहाँ पर क्या बताया है, कुमार अमत्या यहाँ पर बताया गया। एंड संधि विग्रहका, संधि विग्रहका का मतलब है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। नाउ बिसाइड इंपॉर्टेंट देन बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रॉब्ली हैड टू स्टे इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो लोकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मैन होते थे इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कहीं ना कहीं जगह दे दी जाती थी, ठीक है। दीज इंक्लूड नगरा सदस्य और चीफ बैंकर, ठीक है, इनको क्या बना देता था, चीफ बैंकर बना देता था, और द मर्चेंट ऑफ द सिटीज का मतलब वही है, ठीक है। नाउ द शर्थावाह और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, ठीक है, तब प्रथमा कुल्हिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कास्थ्यास और द स्क्राइब्स, ठीक है। These policies were responsibly effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom, ठीक है। जब राजा ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को क्या की, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट देनी शुरू कर दी, तो राजा का इंपॉर्टेंट तो जो राजा का जो किंगडम होता था वो कई बार पावरफुल हो जाता है, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ थी, राजा की जो स्ट्रेंथ थी वो कई बार क्या हो जाती थी, स्ट्रांग हो जाती थी। लेकिन जब कभी गद्दी पर बेसिकली जो कोर रीजन है, कोर जो किंगडम है वहां पर जब कभी कोई जो पावरफुल किंग नहीं होता था, मतलब कोई वीक किंग आ गया, तो कई बार ये जो फ्यूडरेटरी होते थे राजा के, जो ऑफिशियल होते थे, कई बार ट्राई करते हैं किसी तरीके से राजा से इंडिपेंडेंट हो जाए और किसी तरीके से राजा खुद बन लिया जाए, बड़ा जो राजा है वो खुद बन लिया जाए। और राजा को ये लोग कई बार क्या करते थे, इस मौके पर धोखा दे दिया करते हैं, ठीक है। नाउ अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, ठीक है,
लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, ठीक है, पहले राजाओं की तरह ये भी क्या करते थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, जिस आर्मी के अंदर क्या होते थे, एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवलरी होते थे और फुट सोल्जर्स होते थे, ठीक है। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विद द ट्रूप्स व्हेनेवर नीडेड, देखिए मैंने आपको बताया राजा के छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, कई बार तो ये क्या करते थे, राजा को मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया करते। सपोज कीजिए राजा है, ये एक राजा है, इस राजा के अंदर कुछ छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है कई बार इनके पास सपोज कीजिए राजा की सेना जो है वो 10,000 सैनिक होती है, और इन सभी के पास कई बार क्या होता है 500 सैनिक होते थे, ठीक है, किसी के पास 500 सैनिक, किसी के पास 1000 सैनिक, तो कई बार ये क्या करते थे, राजा को मिलिट्री सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। नाउ इनको जो पे है, राजा जो है इनको कैसे पे किया करता, दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं पे किया करते थे, ठीक है। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव लैंड ग्रांट्स, इनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ लैंड दिया जाता, मतलब लैंड दिया जाता था और उससे ये कहा जाता था कि आपको मैंने लैंड दे दी है, अब आप इस पे एग्रीकल्चर करवाएं, और एग्रीकल्चर करवाने के बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट हो वो आपका और आप अपने सैनिकों के बीच से बांट लीजिए, ठीक है। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड एंड यूज्ड टू मेंटेन सोल्जर्स एंड द हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वॉरफेयर, देखिए जो वो लैंड ग्रांट उनको मिला है उसी लैंड ग्रांट से उनको अपने सैनिकों को भी रखना होता, सैनिकों को भी, सैनिकों की सैलरी भी पे करनी होती थी, अपना खर्चा भी निकालना होता था, इसके अलावा जो उनकी आर्मी है उस आर्मी को भी उनको मेंटेन करना होता था, उस आर्मी के अंदर उनको हॉर्सेस भी मेंटेन करने होते थे, इसके अलावा जो वॉर में यूज है वाले इक्विपमेंट्स हथियार है उनको भी मेंटेन करना होता था, ठीक है। दीज मैन वर नोन एज सामंतास, इनको क्या कहा जाता था, सामंतास कहा जाता है, मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स इनको सामंतास कहा जाता है, ठीक है। व्हेनेवर द रूलर वाज वीक सामंतास ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर, देखिए जब भी क्या होता था, रूलर वीक होता था, ये जो सामंतास होते थे ट्राई करते थे किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए और अपना अलग किंगडम स्टैब्लिश कर दे, ठीक है। नाउ असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, ठीक है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, देखिए पल्लवास के जो इंस्क्रिप्शन है इनसे हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ असेंबलीज वहां पर मौजूद थी, लोकल लेवल पर नंबर ऑफ असेंबलीज मौजूद थी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रूल किया करती थी। अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर असेंबली के बारे में बताया गया है उसको बताया गया है सभा। सभा जो थी ये ब्राह्मण लैंड लॉर्ड्स, ब्राह्मण जो लैंड ओनर से इनके एक असेंबली होती है, ठीक है। द असेंबली फंक्शन थ्रू द सब कमिटीज, इस असेंबली के अंदर बहुत सारी सब कमिटीज होती है, सब कमिटीज मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ी सपोज कीजिए एक कमिटी है, ठीक है, इस कमिटी के अंदर और भी छोटी छोटी कमिटियां होती थी जो अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स को देखा करती थी। अब कैसे कैसे फील्ड को देखा करती थी, जैसे कोई असेंबली जो कोई कोई कमिटी है वो इरिगेशन को देखेगी, कोई कमिटी है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन को देखेगी, कोई कमिटी है वो रोड बनाने की, रोड डेवलपमेंट को देखेगी, इसके अलावा लोकल टेम्पल्स को भी देखेगी। अब देखिए उर क्या होता था, देखिए जो दूसरी असेंबली यहाँ पर बताई गई है साउथ इंडिया में वो बताई गई है उर। उर देखिए पहले जो मैंने आपको बताया सभा, सभा जो होती है वो ब्राह्मण ब्राह्मण की असेंबली होती थी, लेकिन उर होती थी या नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली होती थी, ठीक है। नाउ एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, नगरम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता था मर्चेंट्स का, ठीक है। इट इज लाइकली दैट these assemblies was controlled by the rich, ठीक है, ऐसा माना जाता है जो असेंबलीज होती थी कि आमतौर पर रिच लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी, एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड द मर्चेंट्स, ठीक है, आमतौर पर या तो इनको रिच मैनेज किया करती है, पावरफुल लैंड ओनर्स या पावरफुल मर्चेंट्स इनको ऑर्गेनाइज किया करते हैं, इनको लीड किया करते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर द सेंचुरीज, ठीक है। नाउ many of the local assemblies continue to function for the century, बहुत सारी जो असेंबलीज हैं ये काफी समय तक जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे बाद के दौर में सेंट्रलाइज सिस्टम आएगा और सेंट्रलाइज सिस्टम के बाद जैसे जैसे ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं खत्म होती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, अब ऑर्डिनरी लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो ऑर्डिनरी लोग थे इनकी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं हम, उस दौर के जो लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे, इनके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। वी कैन कैच एन एसोसिएशन ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्लेस, देखिए जो ऑर्डिनरी लोग थे इनके बारे में हमें जो उस वक्त के प्लेस है, उस वक्त के जो ड्रामा है, उस वक्त के जो नाटक थे उनके बारे उनसे हमें इनके बारे में पता लगता है, ठीक है। एंड अदर अकाउंट्स, ठीक है, इसके अलावा और भी अकाउंट्स जिनसे हमें उस दौर के लोगों के बारे में पता लगता है, ठीक है। कालिदासा इज नोन फॉर हिज प्ले डेपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, देखिए कालिदास जो है वो कालिदास जो है वो अपने प्लेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। नाउ एन इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट दिस प्लेस दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन, देखिए इन जो कालिदासा के जो बेसिकली यहाँ पर जो प्लेस है, इन प्लेस के बारे में क्या यहाँ पर बताया गया, कालिदासा का जो प्ले है उसमें ये बताया गया है जो किंग है और जो ब्राह्मण्स हैं ये आमतौर पर संस्कृत का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, और इसके अलावा जो वुमेन और मेन होते थे ये आमतौर पर जो आम बोलचाल की भाषा उसमें प्राकृत थी, उस प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया करते, प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल ये लोग उस वक्त किया करते थे, ठीक है ना। इसका बहुत एक फेमस
प्ले है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है अभिज्ञान शकुंतलम। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ये एक लव स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है बिटवीन दुष्यंता एंड द यंग वुमन नेम शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंता की एक लव स्टोरी है, ठीक है ना। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play। देखिए इस प्ले के अंदर एक फिशरमैन की स्टोरी आपको बताई गई है। आप सभी ने शायद ये स्टोरी सुनी होगी कि जो फिशरमैन होता है वो एक बार मछली पकड़ने जाता है, और मछली पकड़ने जब वो जाता है तो उसको एक मछली मिलती है, और मछली के अंदर से एक अंगूठी निकलती है, ठीक है। तो वो जो अंगूठी होती है, वो अंगूठी क्या है, वो राजा को देने जाता है। तो राजा को जब वो देने जाता है, उसको लगता है कि राजा को दूंगा तो पैसे मिलेंगे, तो जब राजा को अंगूठी देने जाता है तो जो द्वारपाल होता है वो उसे पकड़ लेता है, और इसके अलावा जो मिनिस्टर होता है, जो जस्टिस के लिए मिनिस्टर होता है, बेसिकली एक तरीके से पुलिस टाइप का जो मिनिस्टर होता है, वो उसको डांटता है, उसको बोलता है कि तुमने शायद चोरी की है, ऐसा कुछ उसको बताने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि राजा को जब ये बात पता लगती है तो राजा उससे जाकर मिलता है, और राजा बताता है कि ये जो फिंगर है, ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी जो है उसने एक महिला को दिया, और ये महिला का यहाँ पर नाम क्या बताया गया है, शकुंतला बताया गया है, ठीक है ना। जैसे ही राजा को ये अंगूठी प्राप्त होती है, उसके बाद की स्टोरी राजा जाने, यहाँ पर नहीं दी गई है। फिशरमैन को जब अंगूठी के बदले राजा पैसे देता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फिशरमैन उसके बाद शराब पीने जाता है, और शराब पीने जब वो जा रहा होता है, किस तरीके से जिन लोगों ने इसे तंग किया था, राजा के कोर्ट में जो रहने वाले जो लोग थे जिन्होंने इसको तंग किया था, वो किस तरीके से इसके पीछे जाते हैं ताकि वो जो कुछ पैसे हैं वो इनको दे सके, ठीक है ना। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, चाइनीज पिलग्रिम्स फाशियन नोटिस दैट प्लाइट ऑफ दोज हु वर। देखिए हमने सबसे पहले देखा था राजा के बारे में देखा, राजा के बाद हमने क्या देखा, आम लोगों के बारे में देखा, आम लोगों की जो लाइफ थी वो कैसे थे, आम लोगों के लाइफ के बारे में हमने जानने की कोशिश की। देखिए इसके अलावा सोसाइटी में एक और तबका था जिसके बारे में यहाँ पर फाशियन जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। इनको यहाँ पर क्या बताया गया है, अनटचेबल्स बताया गया है। ये आमतौर पर जो गांव होता था उसकी जो गांव बाउंड्री होती थी उससे दूर रहते थे। देखिए सपोज कीजिए एक गांव है, तो इस गांव के अंदर सब लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय रहते थे, और आमतौर पर जो अनटचेबल्स होते थे वो गांव की बाउंड्री के बाहर रहा करते थे। मतलब इस एरिया में जो है, जंगल वाले एरिया में अनटचेबल्स रहा करते थे, ठीक है। जब भी ये लोग सिटी में आते थे, ठीक है, जब ये लोग सिटी में आते थे, ये अपने अपने गर्दन के ऊपर एक ड्रम टाइप का लेकर चलते थे, ठीक है, बेसिकली एक ड्रम टाइप का लेकर चलते थे, और उसको बजाकर चलते थे, ठीक है, ताकि लोगों को पता लग सके कि अनटचेबल्स यहाँ से आ रहे हैं, और अगर अनटचेबल्स इस रास्ते से आ रहे हैं तो उनको क्या करना होता था कि वो रास्ता छोड़ देना होता था ताकि उनसे टच ना हो सके, ठीक है। एक तरीके का मतलब गलत प्रैक्टिस आप इसे कह सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ही राइट्स, इफ अ सच मैन एंटर्स द टाउन और अ मार्केट प्लेस, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know that it means and avoid touching him, ठीक है, और brushing against him, ठीक है। Now and Banbhatta provide us with a vivid pictures of the king's army and the अब बाणभट्टा जो है वो किंग की आर्मी के बारे में भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए किंग की आर्मी के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए जबकि किंग की आर्मी चलती थी ना, ठीक है ना, किंग की आर्मी के पास बहुत सारे जो होते थे इक्विपमेंट्स होते थे, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम वेपन्स के अलावा जो किंग की आर्मी होती है, जिसके पास डेली यूज के सामान होते थे, जिसमें पॉट्स होते थे, पेन्स होते थे, फर्नीचर होता था, गोल्डन फुट स्टूल्स होते थे, फूड होता था इंक्लूडिंग फूड एनिमल्स, बहुत सारी चीजें जो है राजा अपने साथ लेकर चलता। आमतौर पर सैनिकों के खाने का सामान, उनके रहने सहने का सामान, इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें जो आर्मी लेकर चलती है अपने साथ, वो लेकर चलती थी। और इसको ये जो सारा सामान होता था इसको कौन कैरी करता था, बेसिकली इसको कैरिड ऑन द कार्ट्स और लोडेड on the back of animals such as camels and the elephant। बोलने का मतलब है कि एलिफेंट और कैमल की पीठ पर ये सारा सामान जो है वो लेकर जाया जाता था, ठीक है। द ह्यूज आर्मी वाज अकम्प्लिश्ड बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड द ट्रम्पेट्स। बेसिकली इस आर्मी के साथ म्यूजिशियंस भी होते थे, कुछ म्यूजिशियन जो थे वो ड्रम को बजा रहे होते थे, इसके अलावा कुछ जो है प्लेइंग हॉर्न्स कर रहे होते थे, ठीक है। कई बार क्या होता था, विलेजर्स हैज टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टू अलोंग द वे, ठीक, कई बार विलेजर्स को क्या करते थे, हॉस्पिटैलिटी शो करनी होती थी टुवर्ड्स द किंग एंड किंग्स आर्मी, ठीक है। दे केम विद अ गिफ्ट ऑफ कर्ड्स। देखिए विलेजर्स के पास जो अवेलेबल होता था वो उसको एज अ गिफ्ट के तौर पर राजा को देने की कोशिश करते थे, ठीक है। दे आल्सो ट्राइड टू मीट द किंग, कई बार कोशिश करते कि किसी तरीके से राजा से मिल सके, और जो उनके गांव के अंदर मिसबिहेव किया जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा उसको राजा को बताया जाए, मतलब राजा के पास शिकायतें, अपनी जो शिकायतें हैं वो राजा तक पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। कई बार क्या होता था कि जो आर्मी होती थी कई बार गांव में आकर कई बार क्या करती थी कि बहुत ज्यादा आतंक भी मचाती थी। आप सभी ने सुना होगा कि राजा की जो आर्मी होती थी कई बार वो क्या करती थी, आतंक मचाया करती थी। तो कई बार लोगों को पता होता था कि राजा की आर्मी आने वाली है, आतंक मचाएगी, तो लोग क्या कर दिया करते थे, गांव से भाग
जाया करते थे और पूरा का पूरा जो गांव होता था वो खाली हो जाता था, ठीक है। एज बाणभट्टा सेज द होल वर्ल्ड वाज followed up by the dust. So this is the end of this chapter. I hope you like it. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।